ये विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ फुल। आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी, और इसके अलावा भी आप पूरा बाईपास का काम देखो, आप टनल देखो, ये सारी गलतियां आपके पास इतनी रिपोर्ट होने के बावजूद भी आप सब लोगों ने ये गलतियां की। अगर सरकार ने बना के दिया तो चलो मैं मानती हूँ कि सरकार ने दिया बना के। जब हम लोगों ने भी एक दिन का जोड़ के बनाया घर, तो ये क्यों बोले कि ये नहीं टूटने चाहिए? और ये इसका मतलब है कि ये 8 लोगों को मारने जा रहे हैं, ये नीचे के। सही बात है। 8 लोगों को मारने जा रहे हैं, इसीलिए तो मना कर रहे कि नहीं तो टूटना चाहिए। कौन सा ये वाला? हाँ, ये दो क्या ये किसी के साथ हमारे जब ये का आवाज इसी के घर के नीचे। हाँ, तो ये जब सुबह दूरी पे है। हाँ, तो मैं बोली हमारा खेत का मकान है, पीछे जाओ आगे जाओ, अगर कहीं दरार है तो बोल सकते हैं तुम लोग कि बोल का हार रहने लायक है कि बोल का। बेटे आपके अभी पोस्टेड एंड ड्यूटी पे आईटीबीपी में काम करते हैं। लड़का को भी घर बुला दिया कि तू भी आ घर गया आ। वो भी घर आ गया। अच्छा। अरे वो लड़का तो बच्चे तो बोलते नहीं कुछ। अब इन्होंने 6 मंजिल बनाया, हम लोगों को गरीब लोगों को 3 मंजिल बनाने की परमिशन नहीं है, और इनको 6 मंजिल की परमिशन किसने दिया? जोशीमठ के जिन मकानों में दरारें आई, सरकार ने उन मकानों को गिराने का आदेश दिया, लेकिन भुवनेश्वरी देवी जैसी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने उस आशियाने को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिनके अनुसार उनके मकान में दरार इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन उनके उस मकान को गिराए जाने का आदेश दिया जा चुका है। उन्हें ना तो अपने उस मकान के मुआवजे की कीमत पता है और ना ही ये मालूम है कि वापस उन्हें उनका घर कब सौंपा जाएगा। 2 तारीख के रात को जब वो हुआ, वहाँ हम रात 1:30 बजे ऊपर रोड में भागे, आके सारे रहे वहाँ पर। तो जब सुबह गए हम नीचे 23 तारीख को, तो वहाँ तो रहने लायक था ही नहीं। जैसे कैसे थोड़ा बहुत सामान उठाया, हमको उठाया गया वहाँ से, तब हम यहाँ आए, यहाँ शिफ्ट हुई। उस दिन से हम अपने घर वापस नहीं गए। और अभी आपको पता नहीं है कि कब तक? हाँ। अब पता नहीं, सरकार तो आश्वासन दे रही, पर हुआ तो कोई नहीं, कुछ नहीं। अभी तक मतलब कुछ नहीं मिला। वो थोड़ा बहुत खाना मिल रहा, तो और खाने का मन तो किसका कर रहा, पर जैसे तैसे खा ही रहे, क्या करते। जी, खाना तो 4-5 कमरे, जहाँ 4-5 कमरे में सामान था, तो एक ही में बहू रह रही, लड़का है, नाती है। उसी सवाल पे मैं आने वाला था। आपने कभी सोचा नहीं होगा लिया था कि ऐसे रहना पड़ेगा? कभी नहीं सोचा। 10 कमरे का मकान था, किचन था, लैट्रिन बाथरूम थे, अपनी पूरी व्यवस्था थी। 23 साल से उस मकान में रह रहे थे। किसने सोचना था कि ऐसा होता है? तो ऐसे कर रहे। जिस दिन हमको तो उम्मीद भी नहीं कि हम अपने मकान पे जा पाएंगे। मलारी और मोंटव्यू के नीचे हैं, ठीक नीचे। वहाँ तो जाने लायक, देखने भी नहीं जा सकते हम अपने मकान को। बना तो नहीं पाएंगे हम, फिर उस मकान में जाते। मैं तो गई भी नहीं बेटा फिर दोबारा। मैंने बोला क्या जाना, जब दोस्त हो गया। जब मंत्री जी आए कल परसों, कल आए ना वो,
तब गई मैं खाली ऐसे स्कूटी में बैठी, एक बोला मेरे को, भाई मेरे को तो थोड़ा देखने तो दो तुम। महाराज जी गए ऊपर से, शंकराचार्य जी देखने, उन्होंने भी देखा हालत, मकान की हालत वैसी हो रही। ये जोशीमठ में एक मकान है, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी बुरी हालत में है मकान, देखकर लग रहा है कि किसी भी वक्त गिर सकता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक कमरा है, लिहाजा आप देख सकते हैं लिविंग रूम रहा होगा। अंदर एक और कमरा है, सिल्लियाँ पूरी तरीके से गिर चुकी हैं कमरे, और इधर से भी दरारें बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। ऐसा लगभग तब होता है जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, हथौड़े से तोड़ा जाता है दीवारों को, रिस्क है बहुत ज़्यादा। आप इस वाली दीवार पर देखेंगे तो ये जो विंडो के साथ वाला सपोर्ट होता है पूरी तरीके से हिल चुका है और बाहर आ गई हैं ईंटें, लिहाजा कभी भी ये मकान गिर सकता है, जिसके चलते मकान वाले बाहर रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर के बाहर वो सड़क पर खड़े हैं, और उनकी जो मांग है प्रशासन को लेकर यही है कि इस मकान को तोड़ने के बाद जो मुआवजा होगा उस मुआवजे को पहले तय किया जाए और लोगों को बताया जाए कि कितना इवैल्यूएशन इस मकान का लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने मकान को तोड़ने के आदेश दे दिए हैं क्योंकि दरारग्रस्त मकान है और रहना की लिहाजा इसमें किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसके बदले में जो इस मकान के ओनर हैं उन लोगों को क्या मिलेगा, दंपत्ति को क्या दिया जाएगा, इन सारी बातों पर अभी फैसला होना बाकी है। जोशीमठ में जो भी हुआ उसने स्थानीय लोगों की जिंदगी पर एक गहरा असर छोड़ा है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जोशीमठ में होने वाली इन तमाम घटनाओं का कारण क्या है। क्या हमने विकास को प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का एक माध्यम बना दिया है? क्या विकास के रास्तों को इन गांवों तक पहुंचाने के लिए हमने प्रकृति के सामंजस्य को बिगाड़ा है? जोशीमठ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे वो हाइड्रो पावर टनल हो या फिर बाईपास रोड का निर्माण के चलते, इस तरह के कंस्ट्रक्शन के चलते मकानों में दरारें आई, जिसके चलते लोगों को अपने घर खाली तो करने पड़े, बल्कि अब उन्हें इस बात का भी नहीं ज्ञान है कि वो वापस उन घरों में लौट पाएंगे भी या नहीं। सर इसकी शुरुआत 2004 समथिंग इसका प्रोजेक्ट का मतलब रखा गया था यहाँ पे, और 2006 से इस पे काम स्टार्ट हुआ। फिर 2011 में रोका गया, लोगों ने कहा कि इससे नुकसान हो सकता है, दरारें पड़ रही है, फिर रोका गया। फिर उसके पश्चात फिर कंपनी का काम नहीं रुका, फिर चालू हुआ। फिर इसने 2024 में कमीशन होना था, और जोशीमठ में दरारें आने के कारण इसको थोड़ा अभी इन्होंने बंद कर दिया गया है एनटीपीसी का काम। और जोशीमठ इस एनटीपीसी के इसको भी कारण बताया गया है, जोशीमठ जो दरारें पड़ रही है कि ये इससे जो सुरंग में जो ब्लास्टिंग हो रही है, जो विस्फोटक हो रहा है, उससे भी हमारी मतलब दरारें आ रही हैं, हिल रही है। तो इसको भी मतलब कारण बताया गया है, और इसका काम एनटीपीसी का काम फिलहाल बंद कर दिया गया है जब तक इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती। काम अभी अधूरा है ये वाला जो टनल। सर अधूरा क्या, मतलब 2024 में इसने कमीशन होना है, समथिंग 2-4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर समथिंग बचा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो कितना किलोमीटर लंबा ये टनल बन रहा है? सर ये टनल यहाँ से 12 किलोमीटर जोशीमठ, और 12 से समथिंग 15 से 20 किलोमीटर का टनल होगा, या फिर 25 तक। इधर मेरे पीछे जोशीमठ है और यहाँ आगे तपोवन है, और उससे आगे रैनी गांव है, उससे आगे। और हेलांग किस तरफ है? हेलांग सर जोशीमठ से 10-12 किलोमीटर आगे, जोशीमठ से उस तरफ। हाँ, यानी कि तपोवन से पानी होता हुआ टनल के थ्रू नीचे नीचे सर जब ये प्रोजेक्ट इसने जब पूरा होना था, तो इसी इंटैक से, जो ये बैराज के सामने पे आपको इंटैक दिखाई दे रहा है, इसी इंटैक से पानी ने प्रवेश होना था, यहाँ से पानी प्रवेश होना था, और यहाँ से हेलंग से इसने बाहर निकलना। वहाँ पे टरबाइन वगैरह सारे कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ पे तो प्रोसेस पूरी है, लेकिन ये बीच में जो इनका वो जो बाढ़ मशीन है सर, वो फंस गई थी, वो फंस गई है जी। हाँ, मशीन फंस गई थी, और जिस कारण कि इस पे मैं बताता हूँ, बात दरअसल ये हुई थी कि पहले प्रोजेक्ट LNT के पास था, लार्सन टर्बो के पास।
फिर एनटीपीसी ने जो रिपोर्ट सबमिट करी लार्सन टर्बो को, वो रिपोर्ट उनको ठीक नहीं लगी क्योंकि एक पानी का पॉकेट बताया जाता है जो जोशीमठ के नीचे था। सर इसमें बहुत सारी कंपनीज आई पहले। वैसे तो काम एनटीपीसी का है, पहले एलएनटी आई, फिर सत्यम आया, फिर ऋत्विक है, एचसीसी है, एसीएनसीआर की है। तो मतलब बहुत सारी कंपनी इस काम को मतलब कर रही है, इस काम को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अब लोग कह रहे हैं कि इस कारण जोशीमठ का जो दरारें पड़ रही है, जो जोशीमठ का आज मतलब प्रॉब्लम पड़ रही है, तो इसी को कारण बताया जा रहा है। और कल परसों में हमारे जोशीमठ में भूगर्भ वैज्ञानिक भी आए थे और आपदा प्रबंधन सचिव भी आए थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि जो इसकी जो रिपोर्ट है जब वो आएगी तो उससे आपको सबको साफ साफ पता चल जाएगा ये कारण क्या है। इस पानी का वो सैंपल भी ले गए यहाँ से, क्योंकि ये मटमैला पानी टाइप का निकल रहा है जगह जगह से। जेपी का पावर प्लांट है इधर जोशीमठ में, और उनकी एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यानी कि जो कर्मचारी जेपी में काम करते हैं उनके रहने के लिए जगह है। अब आप एक बार इस मटमैले पानी की तरफ देखिए, ये तकरीबन 8 दिन से यानी कि 2 जनवरी के बाद से 3-4 जनवरी से ये पानी यहाँ से लगातार निकल रहा है। क्या इसका सोर्स है, कहाँ से ये पानी आ रहा है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि कॉलोनी को रेड जोन घोषित कर दिया गया है क्योंकि कॉलोनी में जिस तरह की दरारें हैं। अब आप एक बार थोड़ा सा उधर देखिए, मैं कैमरा में चाहूँगा, ये जो ऑरेंज कलर का पल्लड़ है, यहाँ पर एक बार ध्यान देंगे आप तो पूरा की पूरी दीवार जो सपोर्ट है वो गिर चुकी है। यानी कि कॉलोनी और ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है कभी भी किसी भी वक्त ढह सकता है, धस सकता है। ये देखिए जरा, मोटे मोटे पत्थर, और ये दीवार जो है पूरी तरह एकदम नीचे आ गई है और इसको ढका हुआ है पल्लड़ डाल के। ये ऊपर मैस है जो कि एकदम धस चुका है क्योंकि लिहाजा इसके नीचे का सपोर्ट अब एकदम नीचे आ गया है। जो लोग अंदर कॉलोनी में रहते थे, जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे, जो कर्मचारी थे, जिनके परिवार यहाँ रह रहे थे, उनको यहाँ से खाली करा दिया गया है। कॉलोनी को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। एनटीपीसी में कितने दिन गए हम वहाँ पे ना, वो लोग अंदर ही नहीं आने दे रहे, कह रहे कि कहाँ की नौकरी कुछ नहीं है, यहाँ नौकरी सोकरी कुछ नहीं है। अब पैसे जो दिए तो अब बच्चे खाएंगे क्या तब। एक तो अभी 1.5 साल की है लड़की, लड़का 12 या 13 साल ऐसा ही कुछ, छोटे हैं बच्चे अभी दोनों। उसकी घरवाली भी गई थी, कह रहे कि तुम्हें क्या रोजगार चाहिए, कितना खर्चा कर रहे हैं, क्या करना है, अब बताओ। बच्चों को खाना तो खिलाए नहीं ना जी। माता जी, फरवरी में जब 2021 में ये हुआ, उससे कितना पहले से अनूप काम कर रहे थे एनटीपीसी में? कति साल में? साल भर से काम कर रहे थे वहाँ पे। उनको तो 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से वो लोग काम कर रहे थे। उसके बाद भी अभी आप लोगों को इतना बात नहीं करने दिया रहा, आप बता रहे हैं। कह रहे हैं वो लोग हमको परेशान मत करो, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। ये वो उस टाइम तो सभी आए हुए वहाँ पे, दिल्ली से भी आई थी, एक मैडम आई थी, एक दूसरा था। कह रहे थे कि 20 लाख रुपए दे दिए, इनको यहाँ फिक्स कर दो। मैंने कहा इनको फिक्स कर देंगे तो बच्चे खाएंगे क्या। उन्होंने कहा कि नहीं, पेंशन भी मिलेगी और वो भी मिलेगी। किसी को तो दे रहे वो पेंशन भी, किसी को तो कुछ भी ना। हमको तो इन्होंने ना तो पेंशन दी ना तो उसको नौकरी दे रहे हैं। अब बताओ। बॉडी थी मिली आप? ना नहीं मिली बॉडी तक आप लोगों को ना, कुछ कोई ढूंढने वाला भी तो नहीं था साथ में। किसी के हॉस्पिटल गए, किसी को कहीं गए, कोई ऐसे मिला। हमारे साथ तो कोई भी नहीं था। जिनके रहे होंगे तो वो तो गए होंगे कि ढूंढने की कहीं कुछ मिल जाए। अब हमारे साथ तो कोई था नहीं, किसने जाना था। एक बहू थी तो वो कहाँ जाती बेचारे। बॉडी तक संस्कार के लिए आप लोगों को नहीं मिला? नहीं। देहरादून से अभी ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, तो उसके बाद मैं विंटर वेकेशन हुई हमारी, तो मैं यहाँ ऊपर आ गया था। बट यहाँ की सिचुएशन देख के अब हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, क्योंकि जितना भी खर्चा जो चलता था वो
कमरे के पर्पज़ से ही था, जो हमने उसी पर्पज़ से बना रखा था घर। अच्छा, आप लोगों की इनकम का साधन वही था? वही था, हाँ, सोर्स वही था हमारा। बट अब वहाँ जाना भी अब हमारे खतरों से खाली नहीं है। सामान हमने वही छोड़ दिया है और जितने किराएदार थे उन्हें वहाँ से हटा दिया है। 4 कमरों का मकान था, बट अब वहाँ सिर्फ दरारें और सूने कमरे के अलावा और कुछ नहीं बचा हुआ है। कुछ यादें हैं, उन्हें बटोरे हुए हम जा रहे हैं यहाँ से। बुरा लगता है आपको घर आपका? बुरा बहुत लगता है, क्योंकि पापा ने जितने भी जो कमाई थी वो मैं बता रहा हूँ कि हमारा पर्पस वही था। हमारे जो गाय थी, भेड़ थी, जितने भी साधन होते हैं उससे बनाया था। हम कोई इतने किसी से वो नहीं था, इतना गवर्नमेंट जॉब नहीं थी हमारी। बट अब जो हमारा साधन था वो हमसे छिन चुका है। अब दिक्कत ये है कि हम दोबारा मैं देहरादून कैसे जाऊँ। हाँ, आपको डर लग रहा है दोबारा देहरादून जाने में कि फैमिली के साथ पीछे क्या होगा? फैमिली को भी मैं यहाँ कैसे छोड़ूं, और दूसरा पॉइंट ये है कि अब आय का साधन क्या होगा, क्योंकि दिक्कत ये हो गई है कि अब जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम था वो तो पूरी तरह से वो हो गया, डैमेज हो गया है पूरी तरह से। अब वहाँ जाना भी हमारे खतरों से खाली नहीं है। जो मलारी इन और माउंट व्यू था उसकी मतलब कुछ कोलैप्स हो रहे हैं वो दोनों बिल्डिंग्स, और साथ में जो सिंकिंग हो रहा है नीचे से। हमारे साथ कम से कम 2-3 घर इतने 2 मंजिला घर हैं, वो भी साथ में सिंकिंग हो रहे हैं, और जिससे हमारे जो घर है वो भी पूरी तरह से इफेक्ट हो रहा है और क्षतिग्रस्त होने की उसमें है। तो अभी आप क्या करोगे जब विंटर ब्रेक ओवर होगा? तो कॉलेज जाओगे वापस या नहीं जाओगे? अब ये बड़ी दुविधा हो गई है मेरे सामने कि मैं नीचे अपने सपनों को देखूं या अपने परिवार को देखूं। उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं। प्रवीण अपने सपनों और परिवार के बीच में आज एक चयन करने के लिए विवश हैं। जब जिंदगी की कहानी में कोई नया पाठ लिखा जाता है तो वो सिर्फ एक पन्ने का पाठ नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग पंक्तियां होती हैं, लाइनें होती हैं, जिन लाइनों के अपने अपने मतलब होते हैं। पूरा रोजगार लोगों का चला गया। अगर कल को इन्हें इनका घर का मुआवजा भी वापस मिल जाता है तो उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है अभी ये नहीं पता। प्रवीण पढ़ाई करते हुए देहरादून छोड़कर परिवार के पास वापस आए हैं। प्रवीण को वापस जाने की हिम्मत नहीं आ रही है। मैं इस वक्त जोशीमठ में गुरुद्वारे में मौजूद हूँ। गुरुद्वारे में दरअसल उन लोगों को इवैक्यूएट करके यही कहिए कि गुरुद्वारे में उन लोगों को शरण मिली है जिन लोगों को अपना अपना मकान छोड़ना पड़ा था दरारों के चलते। खास बात यह है कि जब कोविड-19 की दौर हमने देखा, पहला वेव, दूसरा वेव, महामारी जब आई, तब भी हमने देखा कि किस तरीके से सिख धर्म के भाई बंधुओं ने आगे आकर प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हेल्प करी, मदद करी। सेवा प्रधान रिलीजन, सेवा प्रधान धर्म बताया जाता है सिख धर्म। गुरबानी में तमाम ऐसी बातें आती हैं। क्योंकि मैं सिख धर्म से नहीं हूँ तो आपको कोई बात या कोटेशन गुरबानी की नहीं पढ़ के बता पाऊँगा, लेकिन जो आप भावना, सेवा भावना यहाँ देखते हैं सिख धर्म में, वो अपने आप में कमाल है। जोशीमठ में सैकड़ों लोगों को अपना अपना मकान छोड़ना पड़ा दरारों के चलते। और जब हमने लोगों से बात करी तो लोगों ने कहा कि गुरुद्वारा एक ऐसी जगह थी जहाँ हम बिना दूसरी बार सोचे सीधा चले गए। खाने की व्यवस्था, लंगर पीछे देख सकते हैं आप, वहाँ बन रहा है। यहाँ अभी डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे थे। तो बिना किसी भी फायदे की भावना के, बिना किसी भी बिजनेस की भावना के, सिर्फ सेवा प्रधान भावना को मद्देनजर रखते हुए सिख धर्म ने शुरुआती दौर से, चाहे कोविड-19 का काल हो या अन्य बहुत सी ऐसे समय आए देश में, जब हमने देखा कि सिख धर्म के लोग किस तरीके से अपने धर्म की सेवा भावना को निभाते हुए किसी भी व्यक्ति की, ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं। जो लोग जिनको इवैक्यूएट किया जा रहा है घर से, यानी कि जिनको घर से निकाल दिया जा रहा है कि आपका घर तोड़ा जाएगा लिहाजा, वो गुरुद्वारे में आकर यहाँ ठहर रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार के पास मैं आया हूँ। मैं यहाँ सिंधार वार्ड से आया हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो गया, घर बार सारा टूट गया है। फिलहाल यहाँ पे गुरुद्वारे में कौन व्यवस्था की है, कुछ जो निगम में है जिनका घर टूट फूट हो गए हैं, तो फिलहाल यहाँ पे रहने के लिए बोला है। तो आपका घर जो वहाँ था माउंट व्यू होटल के नीचे जी, तो आप लोगों को कब वहाँ से खाली करवाया गया? खाली करवा गया। फिलहाल बोला कि यहाँ पे नहीं रह सकते हैं क्योंकि घर पूरा तरीके से बर्बाद हो गए, टूट फूट। हाँ। तो यहाँ पे रुकने के लिए बोला गुरुद्वारे में।
और जिन जिन लोगों का घर टूटा है तो कुछ लोग यहाँ पे गुरुद्वारे में है, कुछ निगम में है, कोई होटल में, इधर उधर। आपको कितने दिन हो गए इधर रहते हुए? मुझे हो गए 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए हैं आपको रहते हुए। तो अभी कुछ आपको बताया गया है क्या उस वाले घर का कि भाई क्या मुआवजा कुछ देंगे जो घर आपका टूटा है? नहीं, अभी तो कुछ आपका अपना ही मकान था वो जिसमें आप रह रहे थे? हाँ, अपना ही था। तो कितने साल पहले आपने बनाया था वहाँ पे? ज्यादा नहीं, तो 2.5-3 साल। 2.5-3। तो आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं बस जी, मजदूरी करते हैं। तो जो मकान आपने बनाया था, हाँ जी, खेत का काम करते हैं किसान। तो जो आपने मकान बनाया था जो अब इस आपदा में ना चाहते हुए टूटा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त? क्या महसूस क्या करना, लग रहा है जैसे घर बनाया है, खून पसीने से अपने घर बनाया है, वो आज टूट के मैदान बन गए, वहाँ पे टूट फूट हो गया अपना घर। दुख तो है हमें, अपना घर टूटते। हाँ। हमने अपनी आंखों से देखा अपना घर टूटते हुए। बड़ा होता है किसी के, क्योंकि पूरे जीवन की कमाई लगा के आदमी घर बनाता है, अपने खून पसीने से बनाया था, पर आज सारा घर टूट फूट हो गया। ये बच्चे छोटे छोटे तो कितने साल के हैं? एक 5 साल की है, एक 2.5 साल की है। दोनों लड़कियां हैं? दोनों लड़कियां हैं। तो अभी स्कूल जाना तो शुरू नहीं किया हुआ? हाँ, स्कूल अभी फिलहाल स्कूल नहीं जा रहे। तो इनको दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा परेशान हैं इनको लेकर, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता किसी को कि घर जो बनेगा दोबारा कब कैसे बनेगा। हाँ, अभी तो पता नहीं कब तक ऐसा ही रहना पड़ेगा, है कि नहीं है। अभी तो जो घर था, जो जमीन थी, सारे खत्म हो गए। रात के बल्कि 3:30 हो गए हैं, भोर लगने लगी है। चांद जो है आंखों के सामने से अब धीरे धीरे ऊपर आ गया है। मीडिया कर्मी ज़्यादातर चले गए हैं, ज़्यादातर क्या बल्कि कोई मीडिया कर्मी यहाँ पर है नहीं, अभी सब होटलों में लिहाजा चले गए हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं आपसे कल रात वाले लाइव में कर रहा था कि यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं वो अभी भी बैठी हुई हैं, जो हमने कल रात को आपको लाइव में दिखाया। यहाँ पर एक बाबा महाराज हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। ये माउंट व्यू होटल के साथ मलारी इन है जिसको लिहाजा गिराए जाने का आदेश आया था। 4 डिग्री तापमान हो रहा है बाबा। कोई चिंता नहीं है। हाँ, ये हमारे लोगों को इससे डर नहीं होता। हमें लोगों को तो डर केवल इतना ही है कि हमारी चुनी हुई सरकार हमने नीचे भी बैठा ली, ऊपर भी बैठा ली, और बैठाने के बाद वो हमारी सरकार हम लोगों को जोशीमठ में इस तरीके से बुरा व्यवहार कर रही है। ये ऐसा व्यवहार जो कर रही है उसका परिणाम भी उसको देखने को मिलेगा कि कहाँ पे अब ऊपर हो और कहाँ पे तुम नीचे हो। अब तुम्हारी जमीन जो है ना पूरे भारत से खत्म होने का नंबर आ गया, यही जोशीमठ से। तो कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे इधर? हम लोग बैठे रहेंगे। अभी 5 महीने यहीं पे बैठेंगे जब तक बद्रीनाथ का कपाट खुलेगा जी। हाँ, 2 महीने को हो रहा है, अभी 4 महीना हमारा और है। तो आप लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं आपकी? कोई आके पहले मिले या सीधा वहाँ से आदेश आ जाए तो भी? हमको आदेश हमारे को डायरेक्ट केवल ये घोषणा करे कि बद्रीनाथ का मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे वहाँ पर मिला था बद्रीनाथ में, वैसे ही आप लोग यहाँ चाहते हैं? बस हमारी दूसरी शर्त नहीं है। आप लोगों से अभी तक कोई भी नहीं आया है क्या प्रशासन की तरफ से, चाहे डीएम हो या कोई पुलिस अधिकारी, एसडीएफ? कोई नहीं, उन्होंने तो उनको भेज रखा पुलिस वालों को। हमको कितना घसीटा इधर कल, पता नहीं आप लोगों को आने नहीं दिया। उन्होंने देख लेते वो, फिर तुमको आप देख लेते ना हमको घसीटते हुए, सबको हमको घसीटा इन्होंने इधर तक। हम तब भी चल नहीं हुए, हम सीधा लेटे रहे, एक दूसरे पे चैन बना के जकड़ गए हम आपस में। उन्होंने हमको घसीट के ले जाके हमारा मकान तोड़ देना था। हमारा तो एक ही मांग है, बस हमारा वो पूरा कर दो और बस किस्सा खत्म। आप लोग गुरना तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक? एक ही मांग है, कुछ नहीं देखना है जब तक हमका फैसला नहीं हुआ। उनका हमारा फैसला नहीं हुआ जब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तब तक आप यहीं पर हैं? फैसला सीधा ये कि इस मकान का जो मुआवजा आपका फिक्स कर दिया, मुआवजा होना चाहिए बद्रीनाथ के तर्ज पे, बस वही पे अड़ी गए हम, बस और कुछ नहीं है हमारा। ज्यादा क्या बोलना बा, वही है, एक ही फैसला है।
इस वक्त जोशीमठ से थोड़ा सा आगे 4-5 किलोमीटर आगे मौजूद हूँ। हेलांग को जो रास्ता जाता है, क्योंकि ठंड हो रही है, तबीयत खराब है, बुखार है, तो मफलर मैंने लपेट लिया है, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन ये प्रिकॉशन जोशीमठ में वो लोग देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जिनको ठेका दिया गया है किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन करने का। बावजूद इसके की हिदायत दी गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें पत्थर काटती हुई नजर आ रही हैं। और ये सब तब है जब जोशीमठ की आपदा हम लोगों ने देख ली है। जोशीमठ की आपदा को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करने की तर्ज पर हम लोग हैं, लेकिन अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम रोकना मुनासिब नहीं समझा है बहुत से ठेकेदारों ने। सवाल ये है कि क्या सीख ली है हमने जोशीमठ में जो भी हुआ उससे? क्या आने वाली पीढ़ियों को हम विकास उनके जीवन और प्रकृति के नाश के तर्ज पर देना चाहते हैं? क्या हम लोग किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन को या व्यवसाय को या बिजनेस को प्रकृति, जोशीमठ में रहने वाले सैकड़ों लोग, उनके जीवन से अधिक महत्व देते हैं? ये बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हमें आपको मिलकर ही ढूंढना पड़ेगा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.